Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we had a test day. Today is a new day, a fresh day. So we will continue with what we left behind. Before we started the text, we were doing literary terms. So today is the third and final lecture of that series, and the SLOs are the same: knowledge regarding literary terms, understanding its usage in poetry and other pieces of literature. So without further ado, let us discuss the literary terms. Yes, I will definitely share some additional notes with you guys in the group, which will be posters. I hope you save them, you keep them with yourself, and you will also find simpler examples in them. In these lectures, I have given detailed examples. In the posters, you will find brief examples so that you can understand the concept better. So, literary terms. Paradox. First one is paradox in this series of today, in the third lecture. A paradox in literature refers to the use of concepts or ideas that are contradictory to one another, yet when placed together hold significant value on several levels. The uniqueness of paradoxes lies in the fact that a deeper level of meaning and significance is not revealed at first glance, but when it does crystallize, it provides astonishing insight. Example: high walls make not a palace, full coffers make not a king. Now, paradox basically एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें अपोजिट आइडियाज को या कंसेप्ट्स को या आइडियाज को एक साथ इस तरह शो किया जाता है कि उनसे कोई डीपर मीनिंग यानी डीपर वाज़े मीनिंग सामने आए. अब बस एग्जांपल को देखें. हाई वॉल्स मेक नॉट अ पैलेस, फुल कॉफर्स मेक नॉट अ किंग. के हाई वॉल्स यानी अगर ऊंची दीवारें भी आप बना लें अपने मकान की, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको पैलेस बना लिया. ठीक है. और अगर आपके पास दुनिया जहां की दौलत हो तो लाजमी नहीं कि आप बादशाह हो. अब बादशाह या पैलेस की कुछ खसूसियात होती है. एक तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होती हैं उसकी, एक उसकी जो क्या कहते हैं हम उसे जो ना दिखने वाली एट्रीब्यूट्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो भी हम देखते हैं. पैलेस सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता है, मजबूती की अलामत होता है, रियासत की अलामत होता है. ठीक है. किसी भी रियासत का दिल होता है. और इसी तरह सिक्के जो हैं वो ठीक है दौलतमंद की निशानी है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो बादशाह बन जाए. बादशाह एक ऐसा शख्स को कहते हैं जो कि इंसाफ करे, जो कि सखी हो, जो कि मजलूमों की मदद करे. तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस बंदे के पास सिक्के ही सिक्के हों या उसके पास दौलत हो तो एक बादशाह की तरह हो, यानी वो ऐसा शख्स हो कि जो कि आज़ादी से अपनी मतलब चीज़ों को दे सके, यानी उसका दिल इस मामले में वो तंग ना होता हो. बादशाह ऐसा शख्स होता है कि जो इंसाफ के रास्ते पे चलता है, जो कि अपनी रआया की फलाह व बहबूद के बारे में सोचता है, और ना कि सिर्फ ये कि सिर्फ अपनी मतलब वो जागीर बढ़ाता जाए. और वो बादशाह एक ऐसी शख्सियत होता है जैसे हमारे खुलाफाए राशिदीन थे. दो वो बादशाह नहीं थे, वो तो खलीफा थे, लेकिन उनके पास भी मलकियत थी, उनके पास भी काफ़ी सल्तनत थी. लेकिन अगर आप उनकी सीरत को देखें तो उन्होंने माल दौलत नहीं इकट्ठा किया, बल्कि हमेशा रियासत के फलाह व बहबूद की बात की है. सो ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप बादशाहों की तरह हों. आप बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि इंतहाई पैसा होता है, लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं. ये बादशाह होने की निशानी नहीं. बादशाह सिर्फ ये नहीं होता कि ज़ाहिरी हो, दिल से भी वो बादशाह हो. सो दिस इज़ व्हाट पैराडॉक्सेस के मतलब दो अपोजिट स्टेटमेंट्स यहाँ पे फुल कॉपर्स यानी हाई वॉल्स और फुल कॉपर्स एक साइड को शो करते हैं और किंग और पैलेस दूसरी साइड को शो करते हैं. ठीक है. सो ये पैराडॉक्स स्टेटमेंट होती है. पर्सोनिफिकेशन, इससे तो आप बखूबी वाकिफ हैं. पर्सोनिफिकेशन की लिटरेरी टर्म आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है.
Personification is one of the most commonly used and recognized literary devices. It refers to the practice of attaching human traits and characteristics with inanimate objects, phenomena, and animals. For example, the raging winds, the wise owl, the warm and comforting fire. اب یہ تینوں ایگزامپلز ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے آسان ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایک پوئم پڑھی ہوگی میٹرک میں رابرٹ فراسٹ کی، جس میں فراسٹ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. whose woods are these I think I know، جس کی پہلی لائن تھی، اینڈ لاسٹ لائن اس کی یہ تھی کہ the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep. تو اس میں ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے the horse must think it's queer، یعنی ہارس جو ہے، جو گھوڑا ہے جس کے اوپر وہ سوار ہے، اسے عجیب لگ رہا ہوگا. یہ جو عجیب چیز کا خاصہ اسے دیا گیا ہے، تو اس نے ہارس کو پرسونیفائی کیا ہے، یعنی ہارس کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، حالانکہ جانوروں میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جو انسانوں میں ہوتی ہے. تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں پرسونیفیکیشن. پن، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اٹس مور فن، یعنی پن. پن آر ویری پاپولر لٹریری ڈیوائس wherein a word is used in a manner to suggest two or more possible meanings. This is generally done to the effect of creating humor or irony or wryness. Puns can also refer to words that suggest meanings of similar sounding words. The trick is to make the reader have an aha moment and discover two or more meanings. For example, Santa's helpers are known as subordinate clauses. Now, pun کیا ہے؟ الفاظ کے ساتھ ایسے پن کھیلنا کہ میننگ کچھ اور ہو، لیکن اس سے مطلب ان اے سینس لفظ کچھ اور ہو اور میننگ کچھ اور آ رہے ہو، یعنی اس کے ساتھ یعنی ہیومرس قسم کی سچویشن کریٹ کرنا. اب جو ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے یہ ہے کرسچینٹی سے. آپ نے سینٹا کلاس کا کنسپٹ تو سنا ہوگا، اکثر کارٹونز میں بھی دیکھتے ہیں، موویز میں بھی دیکھتے ہیں. سینٹا کلاس عیسائیوں کا وہ کریکٹر ہے جس کی سفید داڑھی ہے، موٹا ہے، سرخ لباس اس نے پہنا ہوتا ہے، اور کرسمس کے دنوں میں بقول عیسائیوں کے وہ آتا ہے اور چمنی سے اندر گھروں میں گھستا ہے اور بچوں کے لیے گفٹ چھوڑتا ہے. حالانکہ یہ ایک میتھولوجی ہے. سینٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی لیوز ان دا نارتھ پول، اور اس کے پاس مختلف وہ پریزاد ہیں جنہیں ہم ایلفس کہتے ہیں انگریزی میں. وہ جو پریزاد ہیں وہ اس کے کھلونوں کی فیکٹری چلاتے ہیں. اب سینٹاز ہیلپرز آر نون ایز سبارڈینیٹ کلاسز. یہاں پہ پن کیا ہے؟ سبارڈینیٹ کلاس کے اوپر. سینٹا کلاس سے کلاس نکلا ہے اور سبارڈینیٹ کلاس. سبارڈینیٹ کہتے ہیں جونیئر کو، کلاس کہتے ہیں سینٹا کے کلاس والے سلسلے کو. اب سبارڈینیٹڈ کلاسز جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ انگریزی میں وہ کلاسز جو کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد استعمال ہو، ہم انہیں کہتے ہیں سبارڈینیٹنگ کلاسز، جو کہ ڈیپینڈنٹ ہو مین کلاس کے اوپر. تو یہاں پہ یہ پن کھیلا گیا ہے، یعنی سبارڈینیٹ کلاس کے لفظ کو ایسے یوز کیا گیا ہے کہ اس کو سینٹا سے اٹیچ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ انگلش گرامر کا لفظ ہے. سو دس از واٹ پن از. رائم اسکیم بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے ابھی ایک پوئم کی ہے سپٹمبر دا فرسٹ ڈے آف اسکول، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی رائم اسکیم نہیں ہے، وہ ایک فری ورس ہے. یہاں پہ پہلے ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رائم اسکیم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دا رائم اسکیم از دا پریکٹس آف رائمنگ ورڈز، یعنی جب ہم پوئم کو ایک خاص، یعنی اس کے جو لائن کے آخری الفاظ ہیں وہ ایک خاص ردم میں ہوں، جب ان کی آواز آپس میں مل رہی ہو. Is the practice of rhyming words placed at the end of the lines in the prose or poetry. Prose کہتے ہیں یہ short stories اور essays کو. Rhyme scheme refers to the order in which particular words rhyme. If the alternate words rhyme, it is an AB rhyme scheme. یعنی اگر ایسا ہے کہ 4 لائنیں ہیں، پہلا لفظ پہلی لائن کا آخری لفظ تیسری لائن کے آخری لفظ سے ملتا ہے اور دوسری لائن کا آخری لفظ چوتھی لائن کے آخری لفظ سے ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اے بی رائم اسکیم ہے. which means A is the rhyme for the lines 1 and 3 and B is the rhyme affected in lines 2 and 4. Example, roses are red, violets are blue. Beautiful they all may be,
but I love you. The above is an ABCB rhyme scheme. अब ये जो roses and red, violets are blue, beautiful they all may be, but I love you में देखें red, blue, B और U. अब U और blue जो है वो आपस में मिलते हैं, रेड और बी आपस में नहीं मिलते. तो क्या किया इन्होंने, रेड को ए कहा है, ब्लू को बी कहा है, फिर बी को सी कहा है. आई लव यू का जो लास्ट लाइन है वो ब्लू से राइम करती है चूंकि, तो वो सिमिलर है, सो इट बिकम्स बी. सो ए बी सी बी राइम स्कीम बनती है. इसी तरह पोइट्री के अंदर हम आगे हर एक पोएम की राइम स्कीम बनाएंगे, और राइम स्कीम आपसे पेपर में पूछी भी जाती है कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है या इन लाइंस की राइम स्कीम क्या है. तो राइम इज बेसिकली द रिदम, द साउंड्स व्हिच आर रिदमिक इन लाइंस इन सीरीज. ये ए बी बी भी हो सकती हैं, ये ए बी सी बी भी हो सकती हैं, ये ए बी सी डी भी हो सकती हैं. ठीक है ना. तो ये तो राइमिंग जो है वो डिफरेंट, वो उस पर डिपेंड करता है. सो दिस इज व्हाट राइम स्कीम इज. Satire. The use of satire in literature refers to the practice of making fun of a human weakness or character flaw. In general, even though satire might be humorous and make fun, its purpose is not to entertain and amuse, but actually to derive a reaction of contempt from the reader. अच्छा, satire basically आप लोग अक्सर ड्रामाज में देखते हैं. सटायर बेसिकली सोसाइटी पे किया जाता है. ह्यूमरस सिचुएशन में मतलब एक किस्म की कोई कॉमेडी बनाई जाती है, या इवन सीरियस लिटरेचर भी हो सकता है कि उसके अंदर सोसाइटी को ऐसे शो किया जाए कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास तुम हो इज अ सटायर एक्चुअली ऑन द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप. अच्छा, इसी तरह एक बड़ा ह्यूमरस कॉमेडी ड्रामा लगता था पीटीवी पे, जंजालपुरा. उसमें एक छोटे से मोहल्ले को शो किया गया था. नाम जैसे जाहिर है जंजालपुरा, यानी जंजाल ही होता था. तो उसके अंदर क्या होता था कि माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां थी ना, उस होल को एक छोटे से उस सेट के अंदर, यानी उस ड्रामे के अंदर वो किया गया था, उस मोहल्ले के अंदर शो किया गया था. इसी तरह जितने भी आप कॉमेडी सीरीज देखते हैं, कॉमेडी कार्टून्स देखते हैं जो कि जरा सीरियस टॉपिक्स को ह्यूमरस वे में शो करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सटायर्स हैं बेसिकली. इसमें ना सिर्फ हंसाना पर्पस होता है, बल्कि जो ऑडियंस है या जो रीडर है उसके अंदर मसलन उस चीज से नफरत भी पैदा की जाती है कि इस चीज से दूर रहा जाए, इस चीज से दूर रहा जाए. आजकल आप लोग बहुत सारे ड्रामे देख रहे हैं, और उन ड्रामा के अंदर अक्सर जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर सटायर किया जाता है. जितने भी स्टार प्लस के और पीटीवी के ड्रामे अक्सर औरतों के इश्यूज पे, या औरतों और मर्दों के इश्यूज पे, या सास बहू के इश्यूज पे किए जाते हैं, ये बेसिकली सटायर होते हैं. सटाराइज किया जाता है माशरे को, उसका मजाक उड़ाया जाता है. तंज मजा में भी हो सकता है और सीरियस भी हो सकता है. जितने भी आप जोक सुनते हैं इस किस्म के जो कि फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे सटायर हैं बेसिकली. वो सटायर क्या है कि जोक के जरिए से एक सीरियस इशू को वाज़ेह किया जाता है, एक जोक के जरिए से सीरियस इशू को वाज़ेह किया जाता है. सो दिस इज व्हाट सटायर इज. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मौलवीज के ऊपर जोक्स बनते हैं. अब सटायर मौलवियों पे आजकल क्या है कि वो ज्यादातर दीन फरोशी से काम लेते हैं, और ज्यादातर मतलब खाने पीने के शौकीन होते हैं. तो जितने भी मौलवियों के हलवों के जोक हैं वो बेसिकली उनके ऊपर सटायर है कि उन्हें दीन की तरफ ज्यादा माइल होना चाहिए बजाय इसके कि वो हलवे की तरफ. दो ये मुनासिब नहीं में भी आप लोग कोई, यानी इसका ये मतलब नहीं कि मौलवी ठीक नहीं होते, सारे ठीक नहीं होते, नहीं, बीच में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जस्ट एक सटायर है अक्सरियत के ऊपर कि अक्सरियत जो है दीन का गलत वो करते हैं. इसी तरह और भी बहुत सारे आपको जोक्स मिलेंगे जो कि सटायर में आते हैं. Cynic doshe. A cynic doshe is a literary device that uses a part of something to refer to the whole or vice versa. यानी एक छोटी सी चीज को से बड़ी चीज को, या बड़ी सी चीज से छोटी सी चीज को शो किया जाता है. It is somewhat rhetorical in nature, where the entire object is represented by way of a fraction, or a fraction of the object is symbolized by the whole.
अब बेसिकली है तो सिंबलिज्म, लेकिन एक छोटी सी चीज से एक बड़ी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है. मसलन very feet walk in the walk of life does not refer to feet actually being tired or painful. It is symbolic of a long, hard struggle through the journey of life, and feeling low, tired, unoptimistic, and the walk of life does not represent an actual path or distance covered. Instead, it refers to the entire sequence of life events that has made the person tired. उर्दू में अगर इसका एग्जाम तो जिंदगी का सफर यानी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है. एक छोटे से जुमले के अंदर मंजिल क्या है, सफर क्या है. अब जिंदगी का जो सफर है वो एक छोटा सफर तो नहीं. आप पैदा होते हैं, आपकी लाइफ की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आपने स्टडीज करनी है, हार्डशिप गुजारनी है, ठीक है, या जिंदगी के सफर में थक गया हूँ, या मेरे पैर थक गए हैं. तो आप बेसिकली एक्चुअल पैर मुराद नहीं है कि एक्चुअली पैर थक गए, नहीं. बेसिकली एक्चुअली इससे मुराद ये है कि जिंदगी के जो मुकाबले हैं, जो सख्तियाँ, उनसे लड़ते लड़ते बंदा थक हार गया हो, वो अनऑप्टिमिस्टिक हो, वो अपनी वो जो है ना, वो जो फीलिंग्स है ना, उसको इस छोटे से सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है. जब ऐसे सिंबॉलिक सेंटेंसेस यूज किए जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, सिनिक दोषी. उनको हम क्या कहते हैं, सिनिक दोषी. सिमिली परहैप्स सबसे कॉमन जो वो है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं. सिमिलीज और मेटाफर का हम अक्सर तकाबला करते हैं जब हम दो चीज़ों के दरमियान खसूसियात को कंपेयर करें और एज और लाइक का सीगा इस्तेमाल करें, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वो क्या बन जाता है, सिमिली. ही इज़ लाइक अ कैट, जोएल इज एक्टिव एंड अलर्ट लाइक अ कैट. ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो लेटेस्ट आप लोगों ने पढ़ी है. So this is what simile is. तो सिमिलीज के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं. अच्छा, ये लास्ट हमारे पास लिटरेरी टर्म थी जो कि हमने आज डिस्कस की. आपके साथ मैं कुछ नोट्स शेयर करूंगा, वो आपने क्या करने हैं कि वो आपने देखने हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और लिटरेरी डिवाइस है आपके कोर्स से रिलेटेड जो कि आपको पढ़नी चाहिए थी और आपने नहीं पढ़ी और आप समझते हैं कि वो डिटेल में आपको समझानी चाहिए, प्लीज डू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू. इसके अलावा हमारा एक लिटरेरी टर्म से रिलेटेड एक और लेक्चर होगा, लेकिन वो बेसिकली ड्रामा से रिलेटेड होगा, ड्रामे के स्ट्रक्चर से, और वो बेसिकली आपके नोट्स हैं. जब हम डेमियन और कैथियस जो कि आपके कोर्स का प्ले है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमने मतलब वो ड्रामे से रिलेटेड जो एक्चुअल लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. इसके अलावा और तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि मिसिंग है, जिसको हमारा पढ़ना ज़रूरी है और हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, तो लाजमी मुझे रेफ़र कीजिएगा और मैं आपसे लाजमी उनको डिस्कस करूँगा. मैं अभी आपके साथ एडिशनल नोट्स भी शेयर करूँगा. उन नोट्स को आपने देखना है, उन एग्जाम्पल्स को आपने देखना है. जहाँ पे आपको लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन से वो क्लियर नहीं होता, या पिछली लिटरेरी टर्म्स की जो 2 लेक्चर्स थे उनमें से कोई एग्जाम्पल्स आपकी क्लियर नहीं होती, तो वो नोट्स देख लीजिए, इंशाल्लाह उससे क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो डू आस्क. इट वुड बी बेटर कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर इन चीज़ों को पूछा करें, ताकि उनको वहीं पे एक्सप्लेन करके सारे लोग उससे मुस्तफीद हो सकें. सो आई डू होप you have understood the lecture. If you have any questions, any queries, you can ask. We are here to serve you and hope for the best. Inshallah, next week से हम fresh lesson start करेंगे, और fresh जो lesson होगा वो grammar से relevant होगा, और वो होगा types of sentences जो कि हमने करने हैं. तो चूँकि जुम्मे का दिन था, I thought कि एक short lecture है, तो एक शॉर्ट लेक्चर की मदद से आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस के जितने भी वो हमारे वो रह गए हैं लिटरेरी डिवाइसेस, वो आप तक पहुंचा दिए थे. तो थैंक यू वेरी मच.